आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी सिनेमैटिक कॉर्पोरेट कहानी में डाइव करने वाले हैं जो किसी थ्रिलर से कम नहीं है। आइए बात करते हैं एक ऐसे इंडियन ग्रासरूट स्टार्टअप की जिसने ग्लोबल दिग्गजों को लिटरली उनके सिंहासन से उतार फेंका था, पर फिर कुछ ही सालों में सब खत्म। एक ऐसा विनाशकारी क्रैश जिसने पूरी टेक इंडस्ट्री को हैरान कर दिया। चलिए इस रोलर कोस्टर राइड को डिकोड करते हैं। 21,000 करोड़ रुपए। सुनने में ही ये नंबर कितना विशाल लगता है ना। 2014 में ये कंपनी अपने बिल्कुल पीक पर थी और इसकी वैल्यूएशन इस मैसिव आंकड़े को टच कर रही थी। क्रेजी बात तो ये है कि उस वक्त बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार से लेकर हॉलीवुड के दिग्गज ह्यू जैकमैन तक इस ब्रांड का चेहरा थे। लिटरली हर मोबाइल स्टोर के शेल्फ पर बस इन्हीं का दबदबा था। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 2014 तक आके आते इस ब्रांड ने इंडियन मार्केट का 22% हिस्सा अपने नाम कर लिया था। मतलब ये ऑफिशियली इंडिया का नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड बन गया था। बाकी सारे विदेशी कॉम्पिटिटर्स मीलों पीछे छूट गए थे। किसी भी इंडियन कंपनी के लिए ये अचीवमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। सेक्शन 1, बैटरी की प्रॉब्लम का अल्टीमेट सॉल्यूशन। तो कहानी शुरू होती है 1999 से। 4 दोस्तों ने मिलकर एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की जो नोकिया जैसी बड़ी कंपनियों के लिए पीसीओ बिलिंग मशीनें बनाती थी। सब सही चल रहा था, लेकिन 2004-2005 आते आते कॉल रेट्स इतने गिर गए कि पीसीओ का बिजनेस ही डूबने लगा। कंपनी गहरे क्राइसिस में थी। खैर, फिर आता है 2007। को फाउंडर राहुल शर्मा का वेस्ट बंगाल का एक ट्रिप, और यहीं से इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। अब जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। एक ऐसा गांव जहां न पक्की सड़क है न बिजली। वहां एक पीसीओ बूथ सिर्फ एक ट्रक की बैटरी के सहारे चल रहा था, और उस बैटरी को चार्ज करने के लिए रोज रात को 12 किलोमीटर दूर साइकिल पर ले जाना पड़ता था। इस एक्सट्रीम पावर प्रॉब्लम को देखकर एक ब्रिलियंट आइडिया आया। समझ आ गया कि इंडिया को फैंसी फीचर्स वाले फ़ोन की नहीं, बल्कि एक ऐसे फ़ोन की ज़रूरत है जो रिलायबल हो, जिसकी बैटरी 1-2 दिन नहीं बल्कि हफ्तों तक चले। और इसी मास्टर आइडिया ने 2008 में जन्म दिया माइक्रोमैक्स X1i को। यहाँ कॉन्ट्रास्ट देखिए। जहाँ उस वक्त के स्टैंडर्ड ग्लोबल फ़ोन्स को रोज़ चार्ज करना पड़ता था, वहीं सिर्फ 2,150 रुपये का ये फ़ोन 1800 mAh की मैसिव बैटरी के साथ आता था। 23 दिन का स्टैंड बाय टाइम, बिना किसी फैंसी एडवर्टाइजमेंट के, सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से। शुरुआती 10,000 टेस्ट यूनिट्स मात्र 10 दिनों में आउट ऑफ स्टॉक हो गए। सेक्शन 2, इंडियन मार्केट को कॉन्कर करना। अब ग्लोबल ब्रांड्स की तरह एक ही घिसा-पिटा फॉर्मूला लगाने के बजाय एक असली मास्टर स्ट्रोक खेला गया। लोकल ज़रूरतों को गहराई से समझना। उस टाइम लोग अलग-अलग नेटवर्क ऑफर्स के लिए बार-बार सिम बदलते थे ना, तो ड्यूअल सिम फोन्स एकदम गेम चेंजर बन गए। इसके अलावा बिना हेडफोन के गाने सुनने के लिए एक्स्ट्रा लाउड स्पीकर्स दिए गए, कॉल रिकॉर्डिंग का इनबिल्ट फीचर लाया गया और लुक्स पर भी पूरा फोकस किया गया। बेसिकली वो हर गैप फिल कर दिया गया जिसे बड़े विदेशी ब्रांड्स पूरी तरह इग्नोर कर रहे थे। डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में जो स्ट्रैटेजी अपनाई गई वो लिटरली किलर थी। पीसीओ वाले दिनों से ही इनका डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ एक सॉलिड नेटवर्क बना हुआ था, जहां बड़े फॉरेन ब्रांड्स लोकल दुकानदारों को सिर्फ 1 से 2% का मार्जिन देते थे, वहीं इस ब्रांड ने सीधा 4 से 5% मार्जिन ऑफर किया। अब ऑब्वियस सी बात है, लोकल दुकानदार कस्टमर्स को ग्लोबल ब्रांड्स की जगह इसी ब्रांड के फोन अग्रेसिवली रेकमेंड करने लगे। सेक्शन 3, स्मार्टफोन एरा में एंट्री। अब टाइमलाइन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। 2010 के आसपास एप्पल और गूगल पूरी मार्केट को बदल रहे थे, तो इस शिफ्ट को अडेप्ट करना बहुत ज़रूरी था। सबसे पहले 2010 में सिर्फ 6,999 रुपये में एंड्रॉयड A60 लॉन्च किया गया। इसने स्मार्टफोन को आम आदमी तक पहुंचा दिया। लेकिन असली धमाका हुआ 2012 में कैनवस 2 के साथ। उस टाइम 5 इंच की बड़ी स्क्रीन मतलब प्योर लग्जरी, पर इन्होंने ड्यूल कोर प्रोसेसर और उस प्रीमियम एक्सपीरियंस को लगभग 10,000 रुपये में दे दिया, जो कि उस वक्त के लग्जरी ब्रांड्स की कीमत से ऑलमोस्ट आधा था। इस अग्रेसिव प्राइसिंग का जो रिजल्ट आया वो माइंड ब्लोइंग था। 2014-2015 के फाइनेंशियल ईयर तक कंपनी का रेवेन्यू सीधा 11,000 करोड़ रुपए के मैसिव नंबर को हिट कर गया। ये बिल्कुल इनका गोल्डन एरा था। सब कुछ एकदम परफेक्ट, ऐसा लग रहा था मानो इस सक्सेस को कोई रोक ही नहीं सकता। सेक्शन 4, 4G और चाइनीज शॉक। लेकिन यहीं से कहानी पलटती है। जैसे ही शाओमी, ओप्पो और वीवो जैसे चाइनीज ब्रांड्स ने एंट्री मारी, बिजनेस मॉडल की एक बहुत बड़ी कमी सामने आ गई।
दिक्कत ये थी कि ये इंडियन ब्रांड अपनी मैन्युफैक्चरिंग और R&D पूरी तरह से चीन में आउटसोर्स करता था। अपना खुद का कोई रियल इनोवेशन नहीं था और यही आउटसोर्सिंग बहुत भारी पड़ी। दूसरी तरफ चाइनीज ब्रांड्स की अपनी इन हाउस टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रांग थी। वो उसी सेम प्राइस पॉइंट पर बहुत तेजी से बेहतर प्रोसेसर, शानदार कैमरे और बड़ी बैटरी वाले फोन्स लॉन्च कर रहे थे। और फिर हुआ 2016 का वो ऐतिहासिक ब्लास्ट, रिलायंस जियो का लॉन्च। जियो के फ्री 4G इंटरनेट ने लिटरली पूरे टेलीकॉम मार्केट को रातों रात पलट कर रख दिया। पूरा देश अचानक से ऑनलाइन आ गया क्योंकि इंटरनेट डेटा फ्री और एकदम अनलिमिटेड हो चुका था। अब यहाँ हुई सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती। इस 4G ट्रांजिशन को बुरी तरह अंडर एस्टिमेट कर लिया गया। जियो का नेटवर्क स्ट्रिक्टली 4G सपोर्ट करता था, लेकिन कंपनी के गोदाम 3G फोन्स के भारी स्टॉक से भरे पड़े थे। वो 3G फोन्स जिन्हें अब कोई हाथ भी नहीं लगाना चाहता था। मार्केट की डायरेक्शन समझने में जो चूक हुई, उससे इन्वेंट्री पूरी तरह से बेकार हो गई, सेल्स का ग्राफ धड़ाम से नीचे गिरा और भयंकर नुकसान का सिलसिला शुरू हो गया। इन दोहरे झटकों का जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट हुआ वो सच में डराने वाला था। 2014-15 में जो रेवेन्यू 11,000 करोड़ रुपए के पीक पर था, वो 2018 आते आते क्रैश होकर सिर्फ 4,300 करोड़ रह गया। मतलब रेवेन्यू आधे से भी कम। ये एक बहुत बड़ा लेसन है कि अगर आप बदलते मार्केट डायनामिक्स के साथ इनोवेट नहीं करते तो कितनी जल्दी सब कुछ खत्म हो सकता है। 2019 तक आते आते रियलिटी बिल्कुल साफ हो चुकी थी। विदेशी ब्रांड्स ने 99% से ज्यादा मार्केट पर पूरा कब्जा कर लिया था और वो ब्रांड जो कभी मार्केट का अनडिस्प्यूटेड किंग था, उसका शेयर गिरकर 1% से भी कम हो गया। 21,000 करोड़ की वैल्यूएशन सिकुड़कर सिर्फ 1,500 करोड़ रह गई। वो विशाल एम्पायर अब पूरी तरह से बिखर चुका था। सेक्शन 5, क्या कमबैक पॉसिबल है? इस पूरे कोलैप्स के बाद आज सर्वाइवल की स्ट्रैटेजी बिल्कुल बदल गई है। छोटे शहरों और गांवों में आज भी कीपैड फोन की काफी डिमांड है, तो कंपनी वापस अपने उसी पुराने और भरोसेमंद फीचर फोन सेगमेंट पर फोकस कर रही है। साथ ही LED टीवी, मॉनिटर और होम अप्लायंसेस जैसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी नई छलांग लगाई है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, स्मार्टफोन का एम्पायर भले ही गिर गया, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप अभी भी जिंदा है। को-फाउंडर राहुल शर्मा ने अब RV मोटर्स के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में एकदम नई शुरुआत की है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है, क्या मोबाइल इंडस्ट्री जैसे इस ब्रूटल और सुपर कॉम्पिटिटिव मार्केट में फिर से वापसी हो सकती है? अगर हम राइवल इंडियन ब्रांड लावा को देखें तो उन्होंने ऑलमोस्ट गायब होने के बाद काफी हद तक स्टेबल कमबैक किया है। तो मतलब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। पर क्या सच में वो दिन फिर आएगा जब किसी मोबाइल शॉप पर हमें फिर से इसी ब्रांड का राज देखने को मिलेगा? ये सच में सोचने वाली बात है ना। टेक दुनिया की ये पहेली आगे क्या मोड़ लेगी, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।